हाँ तो बच्चा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब केमिस्ट्री का नया चैप्टर जिसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। हमने आपको एक चैप्टर कंप्लीट किया है सॉल्यूशन। उसका प्रॉब्लम का जो न्यूमेरिकल का जो हम बात करेंगे, सीट वाइज बात करेंगे, फर्स्ट सीट, सेकंड सीट, थर्ड सीट, आप उसको देखते जाइए और पैरेलल आप एक नया चैप्टर पढ़ते जाइए जिसको कहते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जाने से पहले हम लोग समझते हैं काइनेटिक्स टर्म हमने कहाँ यूज़ किया है। काइनेटिक्स टर्म आप क्लास 9 से यूज़ करते आ रहे हो, काइनेटिक वेलोसिटी। काइनेटिक्स मीन्स होता है आपका मोशन। जहाँ हम स्पीड या वेलोसिटी से रिलेटेड हम कोई बात करते हैं वहाँ हम काइनेटिक्स टर्म यूज़ करते हैं। काइनेटिक्स आपको मैंने बताया जहाँ हम लोग स्पीड को चेक करेंगे, जहाँ हम वेलोसिटी को चेक करेंगे, वहाँ हम लोग काइनेटिक्स टर्म यूज़ करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू हम लोग पता लगाते हैं किसी भी रिएक्टेंट में होने वाले चेंज को। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट होगा, उस रिएक्शन की वेलोसिटी क्या है, उस रिएक्शन का स्पीड क्या है, कितने समय में रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा और हमको कितने समय के बाद प्रोडक्ट मिलके तैयार हो जाएगा। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के वेलोसिटी को, किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को कैलकुलेट करते हैं इस चैप्टर के अंदर। इसी चैप्टर को हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which study of velocity or speed of any chemical reaction, speed of any chemical reaction, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड या वेलोसिटी को हम पता लगाते हैं इस चैप्टर के अंदर। लेकिन भैया स्पीड एंड वेलोसिटी वहीं पता लगाओगे जहाँ रिएक्शन हो रहा होगा। अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो हम कभी भी वेलोसिटी के बारे में भाई जब चल ही नहीं रहा है, कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हम स्पीड की क्या बात करेंगे? जब टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, जब टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट के प्रेशर में चेंज आएगा, जब टाइम के रिस्पेक्ट में आपके प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, जब टाइम के रिस्पेक्ट में हमको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, तभी तो कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आप देखिए थर्मोडायनेमिकली अगर हम बात करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो हम थर्मोडायनेमिकली पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है या रिएक्शन नहीं हो रहा है। थर्मोडायनेमिकली अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, डेल्टा जी की बात करते हैं, इसकी वैल्यू अगर 0 से कम है, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है। अगर आप फिक्स टेम्परेचर पे बात करते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, दैट मीन्स आपका वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मतलब ये आप यहीं पे आप केमिकल काइनेटिक्स अप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस आपका फिजिबल है। कैसा बेटा? फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, आपका रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो किस समय में कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा और कितने समय बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये सारी की सारी बातें केमिकल काइनेटिक्स तभी अप्लाई करेंगे जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम होगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ये आपका नॉन फिजिबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, आपका रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। और आपके रिएक्शन को कराने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रखना मस्ट है। तो यहाँ हम केमिकल काइनेटिक्स की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। और आप सोच रहे हो सर डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाए, तो डेल्टा 0 हो जाए तो आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेगा, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। तो इस चैप्टर में आप रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात ही नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी जिंदगी में कंप्लीट नहीं होगी।
तो हमको ऐसा पढ़ाई नहीं करना है कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होना है। हमको ऐसा पढ़ाई करना है कि जिस ज्ञान को अपने अंदर हम रख लें और उसी ज्ञान को हम पूरी ज़िंदगी अप्लाई करें, ना कि हरदम हम इसी केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब सारे चैप्टर को पढ़ते रहें। तो डेल्टा जी जीरो का मतलब है आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अटेन कर लिया है। उसको आपने सेपरेट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने आपको पढ़ा रखा है, आप उसको पढ़िए, देखिए और सीखिए। तो जहाँ आपका रिएक्शन रिवर्सिबल होगा वहाँ डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी। जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहां इस चैप्टर में किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन पे हम लोग बात नहीं करेंगे। हर एक चैप्टर स्पेसिफिक मैनर से बनाया गया है। केमिकल काइनेटिक्स में हम उसी रिएक्शन की स्पीड या वेलोसिटी को फाइंड करेंगे जिस रिएक्शन में आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा होगा। तो थर्मोडायनेमिकली कहाँ आपको बात करना है इस चैप्टर में, जहाँ डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर में। सीखते हैं सबसे पहला टॉपिक, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में वो आपका है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी टर्म रेट आएगा, रेट का मतलब होता है टाइम। रेट का मतलब होता है टाइम। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट फाइंड करेंगे, मैं लिखता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल, बहुत सिंपल अप्रोच रखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, जहाँ भी टर्म रेट यूज़ किया जाता है, जिस भी फॉर्मूले के अंदर बेटा रेट यूज़ किया जाता है, आप सबको पता है वो चीज़ में आपका टाइम आना मस्ट है कि टाइम के रिस्पेक्ट में ही कंसंट्रेशन में चेंज होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू बात करेंगे हम लोग तो सिंपल सी बात करेंगे, कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बोले तो मोलरिटी, मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। जिस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा होगा उसी समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। तो दोनों घटनाएं एक साथ हो रही होंगी, रिएक्शन में दोनों बदलाव एक साथ हो रहे होंगे। रिएक्टेंट का कम होना, प्रोडक्ट का बढ़ना, दोनों एक ही समय में आपका हो रहा है जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, आप देख लीजिए, सपोज करो आपका एक रिएक्टेंट है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। टाइम की बात करते हैं, अगर हमारा इनिशियल टाइम t1 है, इनिशियल टाइम t1 है जिसको हम लोग इनिशियल कहते हैं, उस समय जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन हमने कहा कि भाई R1 है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उस समय क्या है, आपका P1 है। तो जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन T1, R1 की वैल्यू, R1 आपकी एक वैल्यू है और प्रोडक्ट के अगर हम रिस्पेक्ट में बात करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो एक वैल्यू है आपकी P1। अब देखिए, जब टाइम आपका इनिशियल था, टाइम आपका 0 था, तो रिएक्टेंट आपका 100% रहा होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट रहा होगा 0। मतलब इस P1 की वैल्यू रही होगी 0, बहुत कम, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे थे अपन लोग तो आपका रिएक्टेंट पूरा 100% रहा होगा और प्रोडक्ट की वैल्यू रही होगी 0, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जब समय बीतेगा, स्टॉप वॉच में 0 सेट कर रखा और रिएक्टेंट लेके आए हो तो प्रोडक्ट की वैल्यू तो 0 होगी ना भैया। तो आपका ये P1 की वैल्यू 0 है। जब आपका टाइम बीता, मतलब ये टाइम कुछ t सेकेंड हुआ, तो आपका रिएक्टेंट हुआ R2 और प्रोडक्ट आपका हो गया है P2। मतलब आपका, अगर हम बात करते हैं कुछ टाइम T2 पे, तो आपका रिएक्टेंट हो जाएगा R2 और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा P2। होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब है कि अगर मैं बात करता हूं चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आप चेक कर पा रहे हो बेटा, तो चेक ये कर पा रहे होगे कि आपका यहाँ पे देखिए R1 एंड R2 में R1 की वैल्यू ज़्यादा है और R2 की वैल्यू क्या है, आपकी कम है। तो अगर चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा R की वैल्यू फाइंड करी जाएगी तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी,
क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इनिशियल कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि जब रिएक्टेंट लिया था और रिएक्टेंट ज़्यादा था और कुछ समय बाद रिएक्टेंट के अमाउंट कम हुआ है, तो कम से ज़्यादा को माइनस करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव का मतलब होता है डिसअपीयर। सेम टाइम पे अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे देख लीजिए P1 की वैल्यू कम है और P2 की वैल्यू क्या है आपकी ज़्यादा है। जब आपका रिएक्टेंट कम हो रहा था तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो रहा था आपका, इंक्रीज कर रहा था। मतलब अगर डेल्टा P की बात करोगे तो डेल्टा P की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मतलब होता है अपीयर। जब रिएक्टेंट कम हो रहा था तो प्रोडक्ट बढ़ रहा था। इस बात को मैंने थ्योरेटिकली भी बताई थी, मैथमेटिकली भी यही होगा, और अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तब भी यही बात होगी। तो इसी बात को हम रिएक्शन के रेट के फॉर्म में लिखते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहां रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है और प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। तो कल को अगर मैं माइनस साइन लगाता हूं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। प्लस साइन लगाता हूं इसका मतलब होता है कि कुछ बढ़ रहा है, और माइनस साइन लगाता हूं इसका मतलब कुछ आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है बेटा। अब देखिए कब आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे, कब आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। अगर रिएक्शन बहुत लंबे समय के लिए होता है, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 10 घंटे 20 घंटे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 साल 10 साल, तब आप फाइंड करेंगे एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तब आप फाइंड करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब आर से आपका बन रहा है P। अगर हम लोग फाइंड करेंगे कि आपका डिस अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो आप कहोगे भैया डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। मतलब आप कह सकते हो इसी बात का कि आपका चेंज इन, या हम कह सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। माइनस मतलब होता है डिसअपीयरेंस, अभी मैंने आपको बताया है। इसी बात को अगर हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो हम लिखेंगे अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। और इसी को अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट को, तो यहाँ आपका साइन प्लस आएगा, डेल्टा P अपॉन क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा T हो जाएगा। सिंपल। और ये दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। अगर दोनों बातें एक साथ हो रही हैं तो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में हमको कतई समस्या नहीं होने वाली है। एकदम बेहतरीन आपका न्यूमेरिकल यहाँ से सॉल्व होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, जहां माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट का अमाउंट घट रहा है और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, और दोनों घटनाएं एक ही समय में हो रही हैं। तो अगर हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो ये मत कहना कि माइनस कहाँ से आया गुरुजी, प्लस कहाँ से आया। माइनस का मतलब यहाँ अमाउंट कम हो रहा है और प्लस का मतलब अमाउंट बढ़ रहा है। अगर प्लस माइनस बिना आप लिखते हो तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन जो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो होपफुली आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में दिक्कत नहीं आई। एवरेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ लगाएंगे जब ये जो टाइम ड्यूरेशन है आपका 10 सेकेंड 20 सेकेंड 50 सेकेंड 15 सेकेंड 1 महीने 2 महीने कुछ भी आपका दिया रहा, मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम लोग फाइंड करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप देख लीजिए, अब इसी सेम रिएक्शन पे
अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है 10 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में अगर आपको रिएक्शन का रेट फाइंड करना है कि जैसे आपने चाय बनाया 10 मिनट में, तो आपका 0.1 सेकेंड में आपका रिएक्टेंट में क्या चेंज आया, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन दैट अकर इन वेरी वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जो बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपका रिएक्शन का रेट अगर हम फाइंड करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाले चेंज को फाइंड करते हैं, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये एकदम नया टर्म नहीं है आपके लिए। आपने टीवी डेली देखते हो, हरदम देखते, टीवी नहीं तो मोबाइल देखते ही हो, उसमें आप मैगी नूडल्स का पर्चा था इंस्टेंट नूडल्स, मतलब जैसे गर्म पानी मिलाओगे तुरंत बन के तैयार हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट विद इन सेकेंड आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर कोई रिएक्शन बहुत 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 शॉर्ट टाइम के लिए होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बस इतनी सी बात है। अब इसी का हम अगर लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, और ये रेट ऑफ रिएक्शन है कौन भाई, ये आपका है इंस्टेंटेनियस। कौन सा भैया, इंस्टेंटेनियस। उस समय कुछ नहीं करना है, केवल आपको डिफरेंशिएट कर देना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने आना चाहिए। इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी, माइनस साइन यहाँ भी लगेगा क्योंकि यहाँ भी तो कंसंट्रेशन कम होगा भैया। इज इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस डी पी अपॉन डी टी, मतलब ये डिसअपियर हो रहा है, ये अपीयर हो रहा है। बस यही आपको ध्यान देना है। इसके बाद इसी बात को हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। पहला ग्राफ हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे और दूसरा ग्राफ हम लोग प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। आप देख लीजिए, यहाँ मैंने प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखा है और यहाँ जो बात मैं लिखूँगा वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में होगा। दोनों बात सीख जाएंगे इसी में हम लोग, किस एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। यहाँ आपका जो आपका वाई एक्सिस पे जा रहा है, इसे बढ़ रहा है, वो आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और यहाँ आपका है टाइम टेकन। यहाँ आपका है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ आपका है टाइम टेकन। सिंपल 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 अप्रोच, ठीक है। जब आपका इनिशियल टाइम जीरो रहा होगा, टाइम जीरो, यहाँ भी टाइम जीरो रहा होगा, तो ये जो रिएक्टेंट है इसका अमाउंट 100% रहा होगा, आर नॉट की वैल्यू 100% रही होगी, और यहाँ पे आपका जो P1 या P0 की वैल्यू आपकी जीरो रही होगी। यहाँ P0 की वैल्यू जीरो। इनिशियल टाइम में जब आपका रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है उस समय रिएक्टेंट का अमाउंट 100% है और प्रोडक्ट का अमाउंट आपका जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं भैया। जब पढ़ना स्टार्ट किए थे तो केमिकल काइनेटिक्स कितनी आती थी, जीरो। जैसे जैसे पढ़ना स्टार्ट किए आपके केमिकल काइनेटिक्स का नॉलेज बढ़ता गया। उसी तरह से जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो प्रोडक्ट का अमाउंट जीरो था और रिएक्टेंट का अमाउंट 100%, 100 रुपया, ठीक है ना। अब देखिए भैया, टाइम आपका बढ़ रहा है, टाइम इधर को बढ़ रहा है और रिएक्टेंट के अमाउंट धीरे 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 कम हो रहा है। रिएक्टेंट के अमाउंट धीरे 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 कम हो रहा है और सेम टाइम में प्रोडक्ट के अमाउंट धीरे 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 क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। तो आपका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, और किसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे, मतलब किसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे अगर हम रिएक्शन का रेट फाइंड कर लेते हैं तो उसको बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, माइनस डी आर अपॉन डी टी। इसी को स्लोप कहते हैं और यहाँ स्लोप की वैल्यू कितनी आई है, नेगेटिव आई है। नेगेटिव स्लोप का मतलब रिटार्डेशन नहीं, यहाँ हम लोग कहेंगे नेगेटिव स्लोप का बिल्कुल मतलब है कि रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है। और उसी टाइम पे अगर हमको फाइंड करना है क्या, उसी टाइम पे हमको फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कुछ करना थोड़ी ना भाई, आर अगर हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस फाइंड करेंगे तो प्लस डीपी अपॉन क्या हो जाएगा,
dt। और इसी रिएक्शन को अगर हम एवरेज में लिखते हैं तो रिएक्टेंट R एवरेज के लिए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। और यहाँ पे उसी समय में हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, तो प्लस डेल्टा P अपॉन क्या हो जाएगा आपका डेल्टा T हो जाएगा। तो किसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए फाइंड करेंगे तो इंस्टेंटेनियस और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फाइंड करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें एक आखिरी बात बतानी है आपको, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद आपका ये पहला लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हमने सीखा इंस्टेंटेनियस, अभी हमने सीखा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब आपका ये पता लग गया भैया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आपका चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटिया अपॉन टाइम टेकन। अब यूनिट बहुत आसान है, यूनिट तो आना चाहिए, यूनिट बहुत आसान है। यूनिट आसान क्या है, आप कंसंट्रेशन को हम मोलरिटी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, रेट ऑफ रिएक्शन ROR नहीं ROR है ना, इज इक्वल टू मोलरिटी अपॉन टाइम को सेकेंड में लिखेंगे SI यूनिट में। मोलरिटी का यूनिट है मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड। यूनिट क्या आ गया भैया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो चाहे आपका वो एवरेज हो। आपको ये पहला लेक्चर समझ में आया कि नहीं आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। सेकेंड लेक्चर के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच।